नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, दो मांत्रिक पार्ट 3। और जब काफ़ी समय तक दंडी स्वामी का चार्ली पर कोई वश नहीं चला तो वह सचमुच अपने भाई शत्रुकाल से मिलने चल पड़ा। अब तो भाई शत्रुकाल ही इस मामले में मेरी मदद कर सकता है क्योंकि वह जादुई शक्ति का मालिक है। उस समय शत्रुकाल आराम करने जा रहा था जब उसका भाई दंडी स्वामी उसके पास पहुंचा। अपने भाई को देखते ही वह उसके मन का सारा हाल जान गया और गरजता हुआ बोला, कौन है वह कमीना जिसने मेरे भाई को सताने की हिम्मत की? बोलो दंडी, कौन है वह जिसकी मौत मेरे हाथों लिखी है? दंडी स्वामी एकदम अपने भाई के चरणों पर जा गिरा और रोता हुआ बोला, भैया, मेरे हृदय में प्रतिशोध की आग जल रही है। उस दुष्ट बौने ज्योतिषी चार्ली ने मेरा घोर अपमान किया है। राजा को अपने वश में कर उसने मुझसे मेरा पद छीन लिया है और अभी भी वह न जाने कितना मुझे और नीचा दिखाने की तैयारी कर रहा है। ठहरो दंडी, जरा मुझे उस ज्योतिषी के बारे में जानने दो। कहकर शत्रुकाल ने अपना हाथ सामने दीवार पर लगे गोल शीशे की ओर करके झटका। तुरंत शीशे पर चार्ली दिखाई देने लगा। वह इस समय भोजन करने में व्यस्त था। शत्रुकाल उसे देख भयानक अट्टहास कर उठा। हा 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 हा, यह भोजन तुम्हारे जीवन का अंतिम भोजन है। मेरे भाई के स्थान पर कोई नहीं बैठ सकता। और शत्रुकाल अपने हाथ में थमी छड़ी को शीशे के ऊपर घुमाने लगा। जाओ, उस बौने को समाप्त कर दो। उधर चार्ली खाने में व्यस्त था कि उसी समय एक भयानक अजगर कमरे में न जाने कहां से प्रकट हुआ और फुफकार भरता हुआ चार्ली को अपनी लपेट में लेने के लिए आगे बढ़ा। उफ! लेकिन घोर आश्चर्य, जैसे ही अजगर ने चार्ली को निगलने के लिए अपना विकराल मुख खोला, चार्ली के गले में पड़े ताबीज से चकाचौंध करने वाली किरणें निकली और अजगर के मुंह में जा समाई। हे ईश्वर, मेरी रक्षा कर! दूसरे ही क्षण अजगर अपने स्थान से गायब हो गया। ओह, यह सब क्या हो रहा है? वह भयानक अजगर कहाँ चला गया? इधर शीशे में यह सब देख रहे शत्रुकाल और दंडी स्वामी चौंक उठे। ओह, तो यह बात है। दंडी स्वामी, तुम इस बौने ज्योतिषी के गले में जो ताबीज देख रहे हो, वह मेरे शत्रु कीर्ति स्वामी की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक यह ताबीज उसके गले में है, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओह, लेकिन तुम चिंता मत करो भैया, मैं चुपके से उसके गले से यह ताबीज निकाल लूंगा। खबरदार, ऐसा करने की मूर्खता कभी मत करना। जो कोई भी इस ताबीज को छुएगा वह वहीं पर भस्म हो जाएगा। सुन, इस बौने को समाप्त करने एवं राजा को उसकी करने का उचित दंड देने का बस एक ही उपाय है। वह क्या भैया? मेरा एक मित्र है काल भैरव। वह असीम शक्ति का मालिक है। वह कीर्ति स्वामी की शक्ति समाप्त कर बौने को मार सकता है। मैं उसे सारी बात समझा दूंगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा कि किसी तरह राजा की 2 फुट की राजकुमारी का अपहरण कर उसके पास पहुंचा दो। वह सिंधु घाटी में निवास करता है। उसके बाद तुम राजा को सलाह देकर उस बौने चार्ली को राजकुमारी का पता लगाने के लिए किसी तरह सिंधु घाटी भिजवा देना। उससे काल भैरव निपट लेगा। ठीक है भैया, मैं ऐसा ही करूंगा। और दंडी स्वामी प्रसन्नचित्त हो वापस महल में लौट गया। कुछ दिन बाद ही उस गुप्त महल के बाहर एवं भीतर खड़े रक्षकों एवं पहरेदारों में बौखलाहट फैल गई। जहां 2 फुट की राजकुमारी को रखा गया था, राजकुमारी गायब हो गई। कहाँ गई, कैसे गई, कुछ पता नहीं। चलो, महाराज को सूचित करें। ठीक है, चलो, लेकिन सावधान, अन्य किसी को इस बात की कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। राजकुमारी के गायब हो जाने की खबर सुनकर राजा और रानी के दुख की कोई सीमा न रही। राजकुमारी को चारों तरफ ढूंढा गया, परंतु राजकुमारी का कहीं भी पता नहीं चल सका। एक दिन मौका पा दंडी स्वामी राजा के पास पहुंचा। महाराज, मैंने अपनी ज्योतिष विद्या से राजकुमारी का पता लगा लिया है। ओह, तो जल्दी बताइए ना ज्योतिषी जी, कहाँ है इस समय मेरी बेटी? राजा की व्याकुलता देख दंडी स्वामी मन ही मन मुस्कुराया और बोला, महाराज, राजकुमारी को एक शैतान उठाकर ले गया है जो सिंधु घाटी नामक स्थान पर रहता है। तो ठीक है, हम कल ही उस घाटी पर चढ़ाई कर देते हैं। नहीं महाराज, ऐसा गजब कभी मत कर बैठिएगा। उस घाटी में कोई लंबा आदमी प्रवेश नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा करने की हिम्मत करेगा तो भस्म हो जाएगा। इसलिए राजकुमारी को छुड़ाने के लिए किसी बौने व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। ओह, ठीक है, ऐसा ही करूंगा। दूसरे दिन सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। नगरवासियों, ध्यान से सुनो। महाराज का हुक्म है कि देश के सभी बौने व्यक्ति कल राजमहल में एकत्रित हों। आदेश न मानने वाले को सख्त सजा दी जाएगी। परंतु दूसरे दिन जो व्यक्ति महल में उपस्थित हुए वे या तो पूर्ण रूप से बौने नहीं थे
और यदि कुछ थे भी तो उनमें इतना साहस नहीं था कि वे सिंधु घाटी की यात्रा कर सके। राजा की आशा घोर निराशा में बदल गई। ज्योतिषी जी, इनमें से तो कोई भी पौना सिंधु घाटी जाने के लायक नहीं है। अब क्या होगा? कौन छुड़ा कर लाएगा मेरी बेटी को? निराश ना हो महाराज। यदि आप बुरा ना माने तो मैं एक सुझाव पेश करने की आज्ञा चाहता हूँ। आज्ञा है, जल्दी कहो। मेरे विचार में इस काम के लिए बौने ज्योतिषी चार्ली से उपयुक्त और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। वह हुष्ट पुष्ट एवं साहसी भी है, उसे ज्योतिष का ज्ञान भी है। वह आने वाले संकटों का पूर्व पता लगा उनसे अपना बचाव भी कर सकता है। दंडी स्वामी इतना कहकर खामोश हो गया और राजा पर अपने शब्दों का प्रभाव देखने लगा। राजा पर उसके शब्दों का उचित प्रभाव पड़ा था। निसंदेह दंडी स्वामी, आपने हमें उचित सलाह दी है। हम अभी ज्योतिषी चार्ली को बुलवा भेजते हैं और उसे ही राजकुमारी को ढूंढ लाने का आदेश देते हैं। यही उचित होगा महाराज, वरना न जाने राजकुमारी पर क्या बीते। बौना चार्ली उस समय हर प्रकार की चिंता से मुक्त हो आराम की नींद सो रहा था। उसे इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि दंडी स्वामी उसके विरुद्ध कितनी भयानक साजिश रच चुका है और उसे मौत के मुंह में भेजने की पूरी तैयारी कर चुका है। राजा के आदेश पर एक सैनिक ने आकर उसे जगाया और बोला, महाराज ने आपको इसी समय याद किया है। इसी समय? ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। लगता है जरूर कोई विशेष बात है। कहीं दंडी स्वामी ने मेरे विरुद्ध फिर कोई चाल तो नहीं चली। फिर शीघ्र ही तैयार होकर वह राजा के पास पहुंचा। राजा ने उसे सारी बात बताकर सिंधु घाटी से राजकुमारी को लाने के लिए नियुक्त कर दिया। सुनिए चार्ली जी, आपको कल ही सिंधु घाटी के लिए रवाना होना है, अतः सफर की तैयारी कर ले। मैं अपनी बेटी को शीघ्र से शीघ्र अपने सामने देखना चाहता हूँ। निश्चिंत रहे महाराज, शीघ्र ही राजकुमारी सकुशल आपके सामने होगी। तो मेरा संदेह ठीक ही निकला। यह सब कुछ दंडी स्वामी का ही किया धरा लगता है। दूसरे दिन वह सारी तैयारियों के साथ घोड़े पर सवार हो सिंधु घाटी की यात्रा के लिए निकल पड़ा। द्रुत गति से दौड़ने वाला घोड़ा उसे जैसे हवा में उड़ाए लिया जा रहा था। यदि भाग्य ने इस बार भी साथ दिया तो दंडी स्वामी को ऐसा मजा चखाऊंगा कि वह फिर कभी भूलकर भी मुझसे जूझने की कोशिश नहीं करेगा। रात होते होते वह एक घने जंगल में जा पहुंचा। अब उसे बड़ी जोरों से भूख और प्यास सताने लगी थी। पहले खा पीकर रात काटने के लिए किसी उपयुक्त स्थान की खोज करनी चाहिए। सुबह पुनः आगे बढ़ूंगा। फिर एक उपयुक्त वृक्ष देखकर उसने उस पर एक मचान बनाया और खा पीकर लेट गया। घोड़े को वह पहले ही उस वृक्ष के तने के साथ बांध चुका था, परंतु अभी उसकी आंख लगी ही थी कि उसे ऐसा लगा जैसे वह हवा में उड़ रहा हो। उसने चौंक कर जो नीचे देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। हाय मेरी माँ, यह सब क्या चक्कर है? पेड़ तो हवा में उड़ रहा है। उड़ते उड़ते वृक्ष एक समुद्र के ऊपर पहुंचा और तेजी से नीचे की ओर झुकने लगा। उफ, यह तो पानी में डुबकी लगाने जा रहा है। फिर इससे पहले कि वृक्ष समुद्र में समा जाता, चार्ली वृक्ष से कूद गया और पानी में तैरने लगा। यदि कूदता नहीं तो वृक्ष के साथ ही समुद्र के गर्भ में पहुंच गया होता, लेकिन मेरे हथियार आदि तो पेड़ के साथ ही समुद्र के गर्भ में पहुंच गए। अब खतरों का सामना कैसे कर पाऊंगा? तभी 10-12 विशालकाय मगरमच्छों को अपना भयंकर जबड़ा खोले अपनी ओर बढ़ते देख चार्ली बुरी तरह घबरा उठा। हे ईश्वर, अब क्या करूं? ये तो मेरी बोटी बोटी चबा जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे मगरमच्छ उसके निकट पहुंचे, उसके गले में पड़े ताबीज से चमकदार तेज किरणें निकलकर उन पर पड़ी। आई, फिर वही चमकदार किरणें इस ताबीज से निकल रही हैं। और दूसरे ही क्षण वे सभी मगरमच्छ आग की भयानक लपटों में घिर गए। चार्ली अपने स्थान पर ठगा सा स्थिर खड़ा रह गया। इन विचित्र चमत्कारों का रहस्य उसकी समझ में जरा भी नहीं आया था कि आखिर वह कौन सी अदृश्य शक्ति है जो बार बार उसकी मदद कर रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर यह सब क्यों और कैसे हो रहा है। फिर देखते ही देखते सभी मगरमच्छ जलकर स्वाहा हो पानी में ही बह गए। चार्ली की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन पानी में रुकना ठीक न समझ वह किनारे की ओर तेजी से तैरने लगा। लगता है कोई मांत्रिक मुझे अपनी मंत्र शक्ति से मारना चाहता है। हो सकता है उस मांत्रिक का संबंध दंडी स्वामी से हो। और शीघ्र ही बिना किसी अन्य खतरे से 2-4 हुए वह सकुशल किनारे तक पहुंचने में सफल हो गया। उफ, एक बार फिर उसी अदृश्य शक्ति ने मेरे प्राण बचाए। लेकिन मुझे आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ रुकने से तो कोई लाभ नहीं। क्या चार्ली आगे बढ़ सका? चार्ली के गले में पड़े उस विचित्र ताबीज का क्या रहस्य था? वह अदृश्य शक्ति कौन सी थी जो बार बार उसकी मदद कर रही थी? क्या चार्ली शत्रुकाल के मित्र काल भैरव से मुकाबला कर
2 फुट की राजकुमारी को सिंधु घाटी से आज़ाद करवा ला पाने में सफल हुआ? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो चमत्कारी ताबीज़ में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।